वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघ राशि में जैसे साथियों अभी आप सभी जानते हैं कि हर संडे को हम लेकर आते हैं प्रोग्राम आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। और जिंदे हम उनको ही मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे विद्यार्थी की समस्या के ऊपर। तीन विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम है राकेश गायकवाड़ जी हैं और आशीष कुमार जी हैं और सिद्धार्थ जी हैं हमारे साथ में। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। पहली बात तो हम थोड़ा माफी चाहते हैं आप सभी से कि 20 मिनट हम लेट हो चुके हैं, लेट हो गए हैं, लेकिन हम 20 मिनट इसको आगे बढ़ा देंगे। हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम रहेगा ये, तो आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। तो साथियों इनसे हम पहले इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी राकेश गायकवाड़ जी और आशीष कुमार जी और सिद्धार्थ सिंह, आपका सभी का तीनों का वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, जय भीम भाई साहब। सत श्री अकाल, धन्यवाद, जय मृणासी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर जन्नासी जी। और आप तीनों को धन्यवाद सर जुड़े हैं और उससे खास करके जिस लड़की ने हमें आपके साथ में जोड़ा, धन्यवाद उनका भी, क्योंकि उसका नाम तो हम नहीं जानते हैं। उसका जो है, अगर आप नाम जानते हैं सिद्धार्थ जी, उनके बारे में बता दीजिए। उन्होंने ही हम तक मतलब संपर्क किया था जोड़ने के लिए कि हम हर एक टॉपिक पर बात करते हैं, लेकिन एक विद्यार्थियों का जो मसला चल रहा है उसके ऊपर हमने बात नहीं किया आज तक। तो उन्होंने ही हमें आप साथ में जोड़ा है, तो उनका हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं, लड़की जिसने हमें आपके साथ जोड़ा। तो जो मैं सबसे मेरा पहला सवाल है इनको, जो आप अपना तारुफ करा दीजिए। राकेश जी आप कहाँ से हो, उसके बारे में सवाल करता हूँ। सत श्री अकाल, जय मूल निवासी। मैं राकेश गायकवाड़, महाराष्ट्र मुंबई से। मैं राष्ट्रीय संगठन है विद्यार्थियों का जिसका नाम है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जी अनिल आशीष कुमार जी, आप भी थोड़ा अपने बारे में बताएं, कहाँ से हो और मतलब इसमें क्या आपकी पोस्ट है इसमें जी। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ मानवता के चैनल पे हमें ये जो है एक सुनहरा अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए। आपको जय भीम, जय मूल निवासी। मेरा नाम आशीष कुमार सोनकर है। इरिशा जो संगठन है, इंडियन स्कॉलर एसोसिएशन, इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है इरिशा। तो मैं इरिशा संगठन से हूँ और इरिशा संगठन का उत्तराखंड स्टेट का नेशनल कन्वेनर हूँ। जी। सिद्धार्थ मौर्य जी, आप भी थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हो और कैसे, मतलब आपके क्या पोस्ट आपकी। जी सिद्धार्थ जी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको वेरी वेरी थैंक यू कि हम लोगों को मौका मिला और इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहने की और चर्चा करने के लिए। मेरा नाम सिद्धांत मौर्य है और इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन का राष्ट्रीय संयोजक, नेशनल कन्वीनर के तौर पर जिम्मेदारी संगठन के द्वारा लगाई गई है। ये मेरा तारुफ। पहली बात तो हमने आप लोगों को ऊपर कोई एहसान नहीं किया, इसको आप देखें कि ये वॉइस ऑफ मानवता है, ये आपकी खुद की आवाज है। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब होता है पूरे विश्व के लोगों की आवाज है, गरीबों की आवाज, मजदूरों की आवाज। हमें इसको लेकर खुला भी इसको अपना नहीं मानते, हम इसको आप लोगों का मानते, सभी का मानते हैं। उस पर जब मर्जी अगर अपनी बात रख सकते हैं, आप लोगों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे, क्योंकि इंसानों के लिए खुल रहा है। तो अगर शैतानों के लिए नहीं बनाया उन्हें, इंसानों को हम उसको कहते हैं जो सही काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। जो शैतान उनको बोलते हैं जो फ्री में बैठ कर खाते हैं, दो लोगों को तंग करते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा इनको, भाई साहब आशीष कुमार जी को, जो लॉकडाउन चला है, स्कूल के प्रशासन छात्रों में लॉकडाउन होने के बावजूद भी जो फीस जो वसूल रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कारण समझते भाई साहब आशीष कुमार जी। जी सर, आपने जो प्रश्न पूछा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खासकर लॉकडाउन की स्थिति में जो विश्वविद्यालय हैं, जो स्कूल हैं, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा ही मानव श्रृंखला के जो है उत्थान का मतलब एक बहुत ही बेहतरीन और उच्चतम पैमाना माना जाता है। और जब समाज में शिक्षा को ही एक तरीके से जब शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया जाए, जैसा कि आपको मालूम है कि इस पूरी दुनिया में इस समय महामारी का एक दौर है, ये एक महामारी का युग कह सकते हैं हमें। तो इस स्थिति में भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम परिस्थिति देखते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम
अपने चारों तरफ देखने का प्रयास करते हैं, तो शुरू में जब लॉकडाउन का फेज शुरू हुआ तो सारे विश्वविद्यालय, सारे स्कूल और कॉलेजों को बंद करा दिया गया, इस वजह से क्योंकि महामारी फैली हुई है जिससे हम जीवन की रक्षा कर सके, उसके बाद हम शिक्षा की प्राथमिकता को दे सके। परंतु बीच में मतलब कुछ समय के बाद भारत सरकार ने और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने निर्णय लिया स्कूल खोलने का। स्कूल खोलने का जो माध्यम इन्होंने बनाया वो बनाया ऑनलाइन माध्यम। अब सर आप जानते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से जब हम शिक्षा लेते हैं तो उसमें एक अलग चुनौतियां होती हैं, और जब हम स्कूलों और कॉलेज में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वहां पे चुनौतियां और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। तो इन्होंने लॉकडाउन के माध्यम से, ये जो लॉकडाउन है उसके माध्यम से जब ऑनलाइन शिक्षा देने की बात कही, तो जैसा कि आप पता है कि हमारा जो मूल निवासी समाज है, मूल निवासी बहुजन विद्यार्थी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति विश्व के परिप्रेक्ष्य में किसी से छिपी हुई नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अगर हम वो जब विश्वविद्यालय में, स्कूलों में जाके जब वो शिक्षा ग्रहण करते थे तब भी वो फीस को देने में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं होते थे, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो फीस की व्यवस्था करके देते थे। अब लॉकडाउन में परिस्थिति ये हुई कि जो है छात्रों के माता पिता बेरोजगार हो गए, हर तरीके के रोजगार में आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई। तो ये जो जॉब लॉस हुआ उसकी वजह से जो आर्थिक आधार था हर एक बच्चे की फैमिली का, वो आर्थिक आधार पूरी तरीके से खत्म हो गया। और दूसरी तरफ सरकार ने जो है ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा देना शुरू किया, और उसमें फीस में किसी भी तरीके की कोई कटौती नहीं की गई, बल्कि फीस वृद्धि की गई। और फीस वृद्धि के माध्यम से बच्चों के ऊपर एक तरीके से आर्थिक दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से आए दिन हमें समाचार के माध्यम से, टेलीविजन न्यूज के माध्यम से पता चलता है कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, या तो वो लैपटॉप जो खरीदने में सक्षम नहीं है तो वो मोबाइल कम से कम खरीदे। तो मोबाइल खरीदने के लिए सर 8 से 9 हजार की व्यवस्था जब उनके माता पिता को अपने बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए, तो ये एक एक्स्ट्रा आर्थिक बर्डन पड़ा उनके ऊपर, जो आर्थिक पहले से ही आर्थिक तंगी थी लॉकडाउन की वजह से, जॉब लॉस होने की वजह से। इसमें जो है स्कूल प्रशासनों ने क्या किया कि जब उन्हें ये मौका मिला सरकार की तरफ से कि हम शिक्षा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देंगे, तो उन्होंने जो पहले फीस थी उस फीस को बरकरार रखा, उसके साथ ऑनलाइन जो एक शब्द जुड़ा, उनको जो एक टर्मिनोलॉजी मिली, उसके माध्यम से उन्होंने 2 तरीके के आर्थिक जो है मतलब आर्थिक समस्या हर एक विद्यार्थियों के परिवार के सामने, हर एक विद्यार्थी के सामने खड़ी कर दी। एक कि वो ऑनलाइन शिक्षा लेने के लिए। आशीष जी, मैं ये सवाल ही पूछ लेता हूँ जो हमारे साथ में राकेश गायकवाड़ जी जुड़े हैं। राकेश जी, आप इसमें कैसे देखते हैं, जैसे कि ऑनलाइन जो शिक्षा चल रही है इससे बहुजनों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर ऑनलाइन एजुकेशन की बात को करने से पहले एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन इस देश में घोषित किया गया है, और उस लॉकडाउन में ही ऑनलाइन एजुकेशन का जो बोलबाला शुरू हुआ, चर्चा शुरू हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना बीमारी है, लेकिन ये जो लॉकडाउन है ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। और जब भारत में 500 मरीज थे तो लोगों को मीडिया के द्वारा बहुत ज्यादा डराया गया, और आज जब आंकड़ा 40 लाख के ऊपर पहुंच चुका है तो अनलॉक करने का ये लोग अभी काम शुरू कर रहे हैं, तो अचानक से कोरोना की तीव्रता कैसे कम हो गई? तो इसमें जनता को केंद्र सरकार द्वारा बेवकूफ बनाया गया है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि आशीष जी ने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे पहले तो डिवाइस की जरूरत होती है, या तो कंप्यूटर हो सकता है या एंड्रॉइड मोबाइल हो सकता है, और दूसरी जरूरी बात ये होती है कि उसके लिए बेस्ट नेटवर्क होना भी जरूरी है। 4G नेटवर्क होना चाहिए या वाईफाई होना चाहिए आपके घर में, तो जाके आप उस शिक्षा को ले सकते हैं। तो भारत में जो है ना, भारत में एक डिजिटल डिवाइड है, बहुत ही बड़ा अंतर है। जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, वो अच्छा नेटवर्क ले सकते हैं, अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो उस डिजिटल जो सुविधाएं हैं उनसे वो परे नहीं है, उनसे रूबरू हो नहीं सकते। तो इसमें जो है बहुजनों की अगर बात करें तो इसमें पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, जाहिर सी बात है वही लोग आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं।
तो जी भारत जो है ये खेड़ों का देश माना जाता है और इसमें लगभग 70% जो आबादी है ये खेड़ों में रहती है, गांव खेड़ों में रहती है और उसमें सबसे ज्यादा बहुजन समाज रहते हैं। और जी बहुजनों के लगभग जो है 75% जो बच्चे हैं वो इस सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं और प्राइवेट स्कूलों में अभी जो है ऑनलाइन शिक्षा का ये जो अभी प्रावधान है शुरू हो गया है, ये प्रणाली अभी शुरू हो गई। लेकिन सरकारी स्कूलों की क्या परिस्थिति है? सरकारी स्कूलों में अभी तक ये ऑनलाइन एजुकेशन का कुछ भी अभी तक यहाँ पे सिस्टम शुरू नहीं हुआ है और ज्यादातर जो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं उनके माँ बाप के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है और सबसे बड़ी गांव खेड़ों में जो दिक्कत है वो लाइट की दिक्कत है। लगभग एक एनसीईआरटी की रिपोर्ट है कि 27% छात्रों के पास एंड्रॉइड फोन ही नहीं है जी और भारत में 16% घरों में 1 से 8 घंटा तक ही बिजली होती है, उसके जी बाद में बिजली नहीं होती है। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए जो एप्लीकेशन स्कूलों द्वारा दिए जाते हैं, एप्लीकेशन चलाने के लिए माँ बाप के पास उतनी समझ नहीं है, उतना टेक्निकल उनका स्टडी होता नहीं है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सके और अपने बच्चों को दे सके। तो जी एक तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से ना जो इक्वल एजुकेशन जो सिस्टम है वो डेवलप नहीं हो सकता। तो हम इक्वल एजुकेशन लाना चाहते हैं, सभी को समान शिक्षा देना चाहते हैं और ये समान शिक्षा ऑनलाइन एजुकेशन से संभव नहीं है। तो जी एक हो सकता है कि जो पर्सनल अटेंशन देने की बात है, ये पर्सनल अटेंशन ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं दिया जा सकता है। तो जिसकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन से थोड़ा बहुत उनको वो एनहांस कर सकते हैं। लेकिन जिनकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत ही कमजोर है, जिनको पर्सनल अटेंशन देने की जरूरत पड़ती है, ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी कोई माध्यम नहीं हो सकता, शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन एजुकेशन एक केवल सप्लीमेंट्री एजुकेशन है, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जी जी सिद्धांत मौर्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे इन दोनों भाइयों ने बताया है हमेश के बारे में, तो आप जो है आप देख रहे हैं इसमें कि नई शिक्षा नीति जो आ रही है इसमें भोजनों के जो भोजनों के जो स्कूल केवल उनमें सीमित षड्यंत्र किया जा रहा है, तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं? जो नई शिक्षा नीति में क्या इनका भोजनों का क्या होने वाला है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है या ये फायदेमंद होगा? इसके बारे में क्या कहेंगे? जी 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 देखिए, जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वास्तव में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है और इस एजुकेशन पॉलिसी का बड़े पैमाने पर ब्राह्मण लोग यानी शासक जाति के लोग इसको बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये सबसे बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी है। मगर अगर SC ST OBC के लिहाजे से देखा जाए और माइनॉरिटी के परसेप्शन किया जाए कि इन लोगों के लिए क्या वास्तव में ये एजुकेशन पॉलिसी लाभप्रद है या नहीं है, क्या उनको वास्तव में मिलेगा या एजुकेशन पॉलिसी की नहीं है। इसमें क्या है कि जो एक महत्वपूर्ण इन्होंने कदम उठाया है इसमें अन्य जो अब तक एजुकेशन पॉलिसी आए हैं उन एजुकेशन पॉलिसी से इसमें एक थोड़ा सा ऐड किया गया है, जिसको बड़े पैमाने पर इसको प्रचार किया जा रहा है वोकेशनल कोर्स के नाम से। वोकेशनल कोर्स जो इन्होंने दिया है और उस वोकेशनल कोर्स से इनका ये कहना है कि हम बच्चों के 6 ग्रेड से ग्रेड 6 और ग्रेड 8 तक के बच्चों को हम वोकेशनल कोर्स देंगे। मीन्स उनको बढ़ई कारपेंटर का काम दिया जाएगा, उनको चमड़े का काम सिखाया जाएगा, उनको मिट्टी के बर्तन सिखाने काम दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मन की बात में 68वें मन की बात में यहाँ तक कह दिया कि बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि लोग मिट्टी के बर्तन बनाए, अपना घरेलू खिलौने बनाए, खिलौने बना करके अपना रोजगार चलाएं। मतलब एक प्रधानमंत्री के बतौर वो पहले ही कह दिए कि इस एजुकेशन पॉलिसी में जो वोकेशनल कोर्स डाला गया है उससे आने वाले समय में जो सस्ते मजदूर मिलेंगे बड़े पैमाने पर, एक तो सबसे बड़ा फॉल्ट बहुजनों के लिए होगा कि सस्ते मजदूर मिल जाएंगे और जो प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, क्योंकि भारत में 27,000 से ज्यादा कंपनियां इस देश में स्थापित होने वाली हैं और वो 27,000 कंपनियां भारत के जमीन पर ही रहेंगी, वो आसमान पर नहीं रहने वाली हैं।
तो जो जमीन पर रहेंगी तो उनको लेबर भी चाहिए, तो लेबर के लिए ये सरकार इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से लेबर प्रोडक्शन करेगा, और वो लेबर का प्रोडक्शन बहुत ही सस्ते दाम पर दिया जाएगा। एक तो इन्होंने लॉकडाउन के दौरान लेबर लाभ ही खत्म कर दिया, ताकि अगर लेबर लोग अपने आप को संगठित होकर के भी आंदोलन करे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को दास यानी गुलाम बनाया जाएगा इस एजुकेशन पॉलिसी से। सेकेंड नंबर ये है कि जो स्कूली शिक्षा तक इसको सीमित करने का जो आपने सवाल किया है, स्कूली शिक्षा का मतलब यह है कि इस एजुकेशनल कोर्स देने से बच्चों के अंदर ये मानसिक विकास हायर एजुकेशन की तरफ नहीं होगा, क्योंकि बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जाने से पहले ही सोच लेंगे कि हमें तो 4 पैसे ये बढ़ाई के काम करने से मिल जा रहे हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा रहा है। वैसे भी हायर एजुकेशन में जाने के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि 50% जो 10+2 ग्रेड पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं 100% में से, तो उसमें से 50% ही स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में जाते हैं। यानी जो ड्रॉप आउट का रेट है 50% ड्रॉप आउट बच्चे करते हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, जो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते हैं। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में और ऐसी परिस्थितियां निर्माण कर दी गई है कि इससे और बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट होंगे, ड्रॉप आउट रुकने वाला नहीं है। तो जब हायर एजुकेशन में हमारे लोग नहीं होंगे, तो हमारे लोग हायर एजुकेशन में ना होने की वजह से ये इस एजुकेशन पॉलिसी से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को सीमित कर दिया जाएगा। केवल एक 10+2 तक किसी तरह जाएंगे, फिर इसके बाद उनके आगे जाने के लिए रास्ता ब्लॉक कर दिए गए। रास्ता इस तरह से ब्लॉक कर दिए गए क्योंकि इन्होंने 2 तरीके अपना दिए हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में इन्होंने कहा कि हम अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में मोर हायर एजुकेशन जाना चाहते हैं, तो आपको जो बीए बैचलर की डिग्री करनी होगी, उसमें आपको 4 इयर्स का करना होगा। अगर आप हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं, केवल बैचलर की डिग्री करने के बाद ही आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपको केवल 3 इयर्स ये कोर्स करने की जरूरत होगा। तो गलती से भी हमारा स्टूडेंट्स एससी एसटी ओबीसी के लोग गलती से भी अगर हायर एजुकेशन में 3 इयर्स वाला कोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो वो 4 इयर्स के पीएचडी करने योग्य नहीं होंगे, उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उनको नहीं दिया जाएगा रास्ता। ये इससे क्या होगा, बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट की संख्या और बच्चों को जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर मनोबल डाउन होगा। मनोबल जब डाउन होगा तो उनको, क्योंकि इस एजुकेशन पॉलिसी से मुख्य रूप से इनका पूरी तरह से ये फोकस है, अगर ये डायरेक्ट एजुकेशन पॉलिसी ऐसा लाते हैं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को इसमें जगह नहीं दिया जाए, प्लेस नहीं दिया जाए एजुकेशन लेने के लिए, तो बड़े पैमाने पर आंदोलन हो सकता है। इसलिए इन लोगों ने षड्यंत्र करके इस एजुकेशन पॉलिसी में ये नीति लाई है कि हम एजुकेशन पॉलिसी के नाम से एजुकेशन पॉलिसी भी देंगे, हमारा चित्त भी होगा, हमारा पट भी होगा, यानी हम सर्प मारेंगे और वो डंडे नहीं टूटेंगे, ऐसा काम करना चाहिए। तो इन्होंने ऐसा एजुकेशन पॉलिसी लाया कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के अंदर पता भी ना चले कि हमारे ही खिलाफ ये एजुकेशन पॉलिसी है और हमारा भी काम बन जाए। तो हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इस जानकारी से अभी भी बहुत कोसों दूर हैं कि हमारे साथ बहुत भयंकर हायर एजुकेशन में जाने से रोकने के लिए एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। जी 10+2 इसमें जो है ना, जो आप बोल रहे हैं ये बात सही है कि मेरी कल किसी से बात हो रही, कोई दिनेश नाम के हैं, कोई मतलब काफी जानकारी उनके पास में है। वो कहते हैं कि बुलवारी जो लोग हैं ये अटैक करते हैं भविष्य पर अटैक करते हैं, या माताओं पर अटैक करते हैं, बहनों पर अटैक करते हैं, ताकि वो बेइज्जती सहन करके अपने या बेइज्जत होकर अपने घर में ऐसे बाहर निकले नहीं। और जो ये आप जो बोली, जो बोला ना आपने बताया कि जो बर्तन बनाने की बात कर रहे हैं वो ऐसी, उसको अगर मान लीजिए अगर 75% ये इस तरह का खिलौना बना रहे तो खरीदेगा कौन उनको? ये तो खरीद वही तो सवाल खड़ा होता है कि अगर हम बर्तन बना करके बेचते भी हैं तो उसका रेट क्या होगा, और क्या उसको जॉब उसको माना जाएगा? क्या सरकारी गवर्नमेंट के हिसाब से उसको जॉब या कोई पेमेंट दिया जाएगा बनाने का, कि वो ऐसे ही जैसे कृषि कार्य भारत की स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है वैसे ही उसको माना जाएगा?
इस नहीं, पर सरकार की कोई इसके योजना पीछे सिर्फ षड्यंत्र है, ये भूखे मारने जी, वो का। तो वैसे तो मरने दे रहे हैं, भूखे मारेंगे इनको ऐसे करके। तो मैं आऊंगा जी, आपके पास में इसमें। तो हम एक और सभी के लिए बात बता देते, जरूरी बात है कि एक जो गुरु ग्रंथ साहिब का जो ज्ञान है, वो सभी भारतवासियों के लिए है, और भारतवासियों को मनुवाद की चुंगल से निकालने के लिए सबसे आसान तरीका गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान क्या है। और जो जब ज्ञान आपके पास में होगा तो मनुवाद का बाप भी आ जाए तब भी गुलाम नहीं बना सकता कोई किसी को। उसमें सिर्फ लिखा है कि जब गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है ना पूरे वर्ल्ड का कसाई है, उसमें लिखा है ऐसा कि मतलब इसमें मत्थे टिक्का तेड़ तोती कसाई है, छुरी जगत कसाई, कि ब्राह्मण के हाथ में छुरी है, पूरे जगत का कसाई है। तो जी, इसमें जब ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान से डरता है ब्राह्मण। वो है, मैंने शायरी लिखी थी कि ब्राह्मण नहीं डरता बंदूक की गोली से, ब्राह्मण डरता है सच्चाई की बोली से। तो सच्चाई की बोली इसको डर लगता है। तो आप लोग एजुकेशन में, मैं उम्मीद के साथ में कह सकता है बात ये कि अगर आप लोग खड़े रहे ना, तो ये मनुवाद तो क्या, मनुवाद का बाप भी आ जाए तभी कुछ नहीं हो पाएगा। जी, मैं आशीष कुमार जी के पास आता हूँ। अभी आशीष कुमार जी, जैसे आप देखते हैं जो है, तो ये बहुत सारे जी कहते सर। हैं कि बोली हटाओ, मातृभाषा बनाओ, और बहुत सारे कुछ चलो उनका ये षड्यंत्र क्या है। तो इसके पीछे क्या क्या करना चाहते हैं, क्या षड्यंत्र है इसके पीछे है कि अंग्रेजी को हटाओ और मातृभाषा को अपनाओ, क्या क्या करना चाहेंगे इसके बारे में आशीष कुमार जी? जी सर, इस प्रश्न का जवाब देते हुए मुझे हर्ष भी है और खुशी भी है इस बात की, क्योंकि मैं यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का एक स्टेटमेंट है कि अंग्रेजी भाषा जो है वो शेरनी का दूध है, इसे जो पी लेगा वो भौंकना और दहाड़ना सीख जाएगा। तो जो ब्राह्मणी व्यवस्था है भारत में, जो मूल निवासियों को हमेशा उनके विकास की हमेशा प्रतिद्वंदी रही है, तो उसको पता है कि अंग्रेजी एक माध्यम है, इंटरनेशनल लैंग्वेज एज जो है सर, ये लिंगुआ फ्रेंका के रूप में काम करती, मतलब एक कॉन्टेक्ट लैंग्वेज है। और उसके साथ जो हमें वैश्विक स्तर की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो इंग्लिश लैंग्वेज के ही माध्यम से मिलती है। जैसे सर मैं उदाहरण के तौर पे रखूं कि आपकी जो मातृभाषा है, हो सकता है पंजाबी है, मेरी मातृभाषा हिंदी है। अगर आपकी पंजाबी भाषा न पता हो और आपको हिंदी न पता हो, तो हमारे बीच कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तब कम्युनिकेशन का जो माध्यम बचेगा वो अंग्रेजी बचेगा, क्योंकि अंग्रेजी का जो विस्तार हुआ है वैश्विक स्तर पे, वो काफी उतना वैश्विक स्तर पे दूसरी भाषा का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। तो जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि मूल निवासी जो समाज के जो विद्यार्थी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, इनको जो कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, जो टूल है, जो वेपन है, वो अंग्रेजी है, जिससे ये वैश्विक स्तर पे अपनी बात को रख सकते हैं। तो इन्हें जब 3 साल या 4 साल के ही जब हो, तभी से मतलब जो लैंग्वेज लर्निंग की जो सबसे बेहतरीन कैपेसिटी होती है, अगर बहुत सारी भाषाओं के इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, भाषाई अध्ययन लिंग्विस्टिक स्टडी ये बताती है कि अगर आप एक भाषा के इन्वायरमेंट में रहेंगे तो एक भाषा को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लेंगे, लेकिन अगर वही 2-3 भाषाओं को अगर आपका एक्सपोजर मिले बचपन से ही, तो आप उतनी ही अंडरस्टैंडिंग अन्य भाषाओं को भी सीखकर अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन्होंने मातृभाषा को वेपन बना के, कि मातृभाषा में ही सारी अधिगम, सारी लर्निंग होती है, इसके मातृभाषा को माध्यम बना के अंग्रेजी जो एक वैश्विक स्तर पे ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, उसको ये डिस्कार्ड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से। जबकि भाषाई की स्टडी बताती है, लिंग्विस्टिक जो है ब्रांच ही है जो ह्यूमन ब्रेन और लैंग्वेज की स्टडी को हमेशा नए नए शोध के माध्यम से लाती है। और ये लैंग्वेज स्टडी ये बताती है कि बच्चे को अगर मतलब मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट मिले। मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट का मतलब सर यह है कि 3-4 भाषाएं अगर उसके इर्द गिर्द बोली जा रही हो, उसके आसपास बोली जा रही है, तो बच्चा उन 3-4 भाषाओं को बहुत अच्छे से सीखकर अपनी जो है एक्सप्रेसिव कैपेबिलिटी, अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता का वो बहुत अच्छा विकास कर सकता है। और जिसमें अंग्रेजी की महत्ता को पूरी विश्व में कोई नकार नहीं सकता है सर। बहुत सारे लिटरेचर, बहुत सारी रिसर्च का जो माध्यम है लैंग्वेज का, वो अंग्रेजी रहा है। तो सर जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें जो सबसे बड़ा फॉल्ट है हमारे जो बच्चों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है कि उन्हें मतलब फंडामेंटल एजुकेशन जो है, एक स्टेज है जिसमें 3 साल के बच्चे को प्रवेश किया जाएगा और उन्हें जो है आंगनवाड़ी और प्री स्कूल में जिम्मेवारी सौंप दी जाएगी, और वहां पे उन्हें मातृभाषा में शिक्षा देने पे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र ये है कि बच्चे की जो मतलब इंटरनेशनल रिच होगी आगे चल के, वो जो वैश्विक स्तर पे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से तमाम तरीके के अवसर, हायर एजुकेशन के जैसे अवसर होंगे,
विदेशी विश्वविद्यालयों में, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इनमें जो माध्यम है सर वो अंग्रेजी है। ये हर एक व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। अगर हम बच्चे को 12 तक, क्लास 8 तक अगर उसकी शिक्षा मातृभाषा में करते, जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है, आपकी पंजाबी है, किसी की बांग्ला है, किसी की तमिल है, किसी की तेलुगु है, अगर हम तेलुगु सीख के वैश्विक स्तर पे अपनी बातों को रखना चाहें तो शायद विश्व में तेलुगु उतनी मात्रा में, या बंगाली या हिंदी या संस्कृत, अभी इन सभी भाषाओं की जो पहुंच है, जो रिच है, वो वैश्विक स्तर पे उतनी नहीं हो सकी है जितनी अंग्रेजी की है। तो इसलिए जो अंग्रेजी को हटाया जा रहा है शिक्षा में, या उसे विकल्प के रूप में रखा जा रहा है कि आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो ये सर एक बहुत बड़ा, बहुत गंभीर जो है षड्यंत्र इसके पीछे है, जिससे हमारी जो वैश्विक स्तर की जो अवसर हैं, जो विश्व में शिक्षा का चाहे स्तर हो, चाहे व्यापार का जो अवसर हो, वो सारे अवसरों की हत्या करके इस जो है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का जो षड्यंत्र है, वो वैश्विक स्तर की संपूर्ण जो अवसर मिलेंगे आपको, विकास के, शिक्षा के, व्यापार के, आर्थिक उन्नति के, उन सभी अधिकारों को, अवसरों को ये खत्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जी, मैं इसमें बात ऐड कर देता हूँ। उसमें जो इनका स्लोगन है कि हिंदुस्तान, तो ये मातृभाषा की तरफ से हिंदी है, ना कि पंजाबी है, ना आपकी जो मराठी है उनकी भाषा वो नहीं है, वो तो सिर्फ हिंदी बात करते हैं। और हमारे सुखविंदर सिंह जी हमारे दोस्त हैं, वॉइस ऑफ खालसा टीम चलाते हैं, तो कहते हैं ना तो हिंदी बात, ना हिंदुस्तान ब्राह्मण का है, ये तो विदेशी है, इसको कहने का हक भी नहीं। विदेशी धरती पर, भारत की धरती पर बैठा है, इसको तो बोलने का हक भी नहीं है, तो कहीं भाषा में बात करता है, कोई हिंदी बात करता है कि हिंदी भाषा उसकी भी नहीं है, ये पाली जो पाली भाषा है। जी सर, इसका बहुत अच्छा जो है उदाहरण हमारे जो बाबा साहब भी, हिंदू जो शब्द है और जो हिंदुस्तान है, इसकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बहुत ही साइंटिफिक लिंग्विस्टिक एविडेंस उन्होंने दिया है कि ये जो शब्द है ये बारोइंग, मतलब किसी दूसरी भाषा से उधार लिया गया शब्द है। विदेशी आक्रांताओं ने ये शब्द जो है हमें दिया है, क्योंकि इनके धर्मशास्त्र में, जैसे हिंदू संस्कृति और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ये प्रोपोगेंडा जो चलाते हैं सर, इनके धर्मशास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में कहीं भी इस शब्द का ये लेस मात्र वर्णन नहीं मिलता है। और उस शब्द को लेके आज जो है बहुजन मूल निवासियों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम का जो है प्रोपेगेंडा चला के नफरत भरने का काम कर रहे हैं। अब ये भाषा के आधार पे लोगों को जो है बांटने का जो है षड्यंत्र, एक तो हमारी जो विश्व स्तर पे जो हमें अवसर मिलेंगे उससे ये हमें अलग करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। दूसरा जो है भाषा के आधार पे लोगों को लड़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोगों ने पता है कि हिंदू धर्म जो है ये ब्राह्मणों के द्वारा चला गया, आपकी आवाज लड़ाई रखने के लिए, उलझाए रखने के लिए है। अब ये क्या करिए वाले को अवधि जी सर, तो अब ये सब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भाषा का इन्होंने माध्यम बनाया है, अब भाषा के आधार पे लोगों को ये लड़ाना शुरू करेंगे, लोगों को बांटना शुरू करेंगे। चाहते हैं, लेकिन हम लड़ने देंगे तभी तो लड़ाएंगे ना। वो हम किस बात से जी सर अगर आने वाले वक्त में जी आगे मैं एक बार मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे शिक्षा नीति बहुजनों के उच्च, मतलब इसमें उच्च शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र है क्या, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? जी सिद्धांत जी ने जो बताया कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें बहुजनों को जो प्राइमरी एजुकेशन है या मिडिल स्कूल एजुकेशन है उसमें ही रोकने का ये काम कर रहे हैं। और उसमें से कुछ अगर छात्र अगर हायर एजुकेशन तक जाते हैं तो उन्होंने इस प्रकार का उसमें षड्यंत्र करके रखा है कि वो बच्चे हायर एजुकेशन ही ना ले सके। तो इसमें बहुत ज्यादा पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन करके रखा है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी को उन्होंने 3 टाइप में डिवाइड किया है। तो तीन टाइप का कैटेगराइजेशन किया है। पहला होगा कि रिसर्च इंटेंसिव होगा। रिसर्च इंटेंसिव यानी जहां पे रिसर्च होगा, जहां पे शोध प्रबंधन होगा। उसके बाद में दूसरा जो टाइप है वो है टीचिंग इंटेंसिव। टीचिंग इंटेंसिव में क्या होगा, पढ़ने पढ़ाने का काम होगा, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और तीसरी टाइप की जो यूनिवर्सिटी होगी वो होगी ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज। तो ये जो केवल जो अंडर ग्रेजुएट जो है उनको डिग्री देने का काम ये लोग करेंगे। तो यहाँ पे पीएचडी वगैरह नहीं हो सकता। पीएचडी जो है वो केवल रिसर्च और टीचिंग में ही पढ़ाया जाएगा।
तो इस जी। तरीके के जो 3 कैटेगरी है, इसमें से जो ऊपर की 2 कैटेगरी है, इनको ऑटोनॉमी उन्होंने प्रदान की है। तो ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है कि वो खुद का सिलेबस डिजाइन कर सकते हैं, खुद का फीस स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं, और ऐसा उन्होंने उनको एक बहुत बड़ा एक स्वायत्तता प्रदान की है उन यूनिवर्सिटीज को। तो ये एक सभी प्रकार की एक ग्रेडेड ऑटोनॉमी जो है ये डिसाइड करती है, और इसके वजह से बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल भेदभाव आने वाले समय में पैदा हो सकता है। और राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, इसके वजह से इंस्टीट्यूशनल भेदभाव जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने वाला है। तो जहाँ पे इक्वल एजुकेशन के लोग बात करते हैं, और इसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो जो मान लेंगे कि रिसर्च इंटेंसिव है, उसमें आईआईटी, आईआईएम जैसे जो बड़े बड़े कॉलेजेस आते हैं, तो उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है आप जानते ही होंगे इंडिया की, कि सामान्य वर्ग या बहुजन वर्ग का जो विद्यार्थी है वो उन रिसर्च बेस्ड इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज में जा ही नहीं सकता। तो इस तरीके से उन्होंने उनको ऑटोनॉमी दे रखी है, और इसी वजह से वो अपनी फीस स्ट्रक्चर खुद डिसाइड करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे जो है प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करूं, तो यूजीसी का प्राइवेटाइजेशन करने का काम इस शिक्षा नीति में किया गया है, और यूजीसी को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लाया गया है। और ये जो यूजीसी थी, यूजीसी, एआईसीटीई जैसी ऐसी 10 रेगुलेटरी बॉडीज थी जो रेगुलेशन करने का काम करती थी। और यूजीसी का काम क्या था? तो यूजीसी का काम था कि यूनिवर्सिटीज को ऑथराइजेशन देना, और ऑथराइजेशन देकर उनको ग्रांट देने का काम, अनुदान देने का अधिकार उनके पास था। और उसकी वजह से जो हमारे बहुजन छात्र है, जो ग्रांट के आधार पर हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन ले पा रहे थे, अब उसकी जगह क्या होगा, एक एनएचईआरसी नाम का एक सिंगल रेगुलेटर पॉइंट होगा। और एनएचईआरसी जो है, इसके ऊपर एचईसीआई का कंट्रोल होगा। तो यूनिवर्सिटी को केवल प्रमाणित करने का काम एचईसीआई करेगी, लेकिन ग्रांट देने का जो काम है, जो अनुदान देने का काम है, ये काम अभी ये एचईसीआई नहीं करेगा, तो ये काम एमएचआरडी डिपार्टमेंट करेगा। यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, ये अभी वो ग्रांट देने का काम करेगी। यानी कि ये मतलब होता है कि अगर यूजीसी को हटाकर अगर एमएचआरडी को लाया जाए, तो यूनिवर्सिटीज में या शिक्षा क्षेत्रों में, उच्च शिक्षा में गवर्नमेंट का जो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस है, वो अब ज्यादा पैमाने पर बढ़ने वाला है। यानी किस यूनिवर्सिटी को ग्रांट देना है, किसको नहीं देना है, ये डिसीजन लेने का काम अभी एमएचआरडी डिपार्टमेंट करेगा, और एमएचआरडी जो है ये केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है। तो इसमें यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ने वाला है। और अगर ये ग्रांट मिलना अगर बंद हो गया, तो हमारे जो बहुजन वर्ग के जो छात्र हायर प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन ले रहे थे, वो ग्रांट ना मिलने पर उससे वंचित हो सकते हैं। ये सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित हो सकते हैं, जो कि बहुजन समाज के विकास के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो इस तरीके का उन्होंने जो है, इसमें इतने संगठन चल रहे हैं दुनिया भर के, एक से एक जो लीडर हैं वो कहते हैं कि हम ही हैं जो है, हम जो कुछ कर सकते हैं। तो ये संगठन जितने चल रहे हैं, ये क्या इसमें कोई अपना तरफ से कोई योगदान नहीं पा रहा है इसको रोकने के लिए? भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन दे या कुछ में कोई इस तरह का फैसला करने चाहिए? इनके पास पावर है, जनता की पावर उनके पास में। मैं मानता हूँ कि पुलिस की पावर उनके पास नहीं है, मिलिट्री की पावर उनके पास में नहीं है, और जो है लेकिन जनता की पावर तो उनके पास है, कुछ भी करा सकते हैं। तो ऐसा करना चाहिए मेरे ख्याल में। इस पे सर मैं एक ही बात रखना चाहूंगा कि एससी एसटी से हर 5 साल में 131 खासदार चुनकर जाते हैं एससी एसटी से, जो कि संविधान में जो आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण के आधार पर उनको 131 लोगों खासदार चुनकर जाते हैं। लेकिन ये खासदार जो है, ये संसद में जाने के बाद वहां पे बहुजनों के समर्थन में कोई भी वो अपनी राय नहीं देते। तो बहुजनों के खिलाफ में जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है, 131 खासदार के सामने बनाई जाती है, और इनका परमिशन तक नहीं लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये अगर खासदार ही अगर वहां पे बात नहीं करते, सांसद लोग हैं वही अगर बात नहीं कर रहे हैं, तो जो अगर आप कह रहे हैं कि एनजीओज है या कोई संगठन है, उनकी तो बात दूर की हो, तो रास्ते पर आकर आवाज उठा सकते हैं। लेकिन जो अंदर बैठे हैं, जो संसद के अंदर बैठे हैं, वही लोग हमारे लोग होकर भी वो हमारी बात नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो एक फेक रिप्रेजेंटेशन है, जो केवल हमें से उठाकर उनको एक दलाल के तरीके से उनको वहां पर जाकर बिठा दिया है। तो ये काम केंद्र सरकार ने किया है।
दलाल तो की इसमें एक बात में इसमें एक बात मैं ये ऐड करना चाहूंगा सर कि हालांकि ये पॉलिसी बीजेपी ने लाई है, इसलिए हम सरकार के विरोध में हैं। पर हम बीजेपी के विरोध में है इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के समर्थन में हैं। क्योंकि यूजीसी का जो प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा है, ये सबसे पहले कांग्रेस ने 2013 में उपस्थित किया था ठीक। और जिसका सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। अगर आपके जानकारी के लिए बता दूं तो 2014 से 2000 अभी 20 चल रहा है, इन 6 सालों में कांग्रेस के जो बचे हुए काम थे, इन काम को पूरा करने का काम केवल बीजेपी ने किया है और दूसरा कोई भी काम नहीं किया है। तो इसीलिए ये जो वर्तमान की शिक्षा नीति है, इसमें हमारे बहुजन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा लेने से रोकने का बहुत बड़े पैमाने पर काम किया गया है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम बहुजनों को ये संदेश देना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध करना चाहिए। और इतना कहकर मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। बोलने का मौका दिया इसलिए धन्यवाद। नहीं, अभी समाप्ति नहीं है, अभी हम और भी बातें करनी है, 2-4 अभी तो। जी जी तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ, सिद्धांत जी से जानना चाहता हूँ। सिद्धांत से क्वेश्चन, जैसे अब इन्होंने बताया है कि भाई साहब ने कि नई शिक्षा से बहुजनों को स्कूल जो केवल जो स्कूल जो है तक सीमित का मतलब षड्यंत्र किया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर जी? सिद्धांत बोलिए जी। सर, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपने पहले ही इसको चर्चा हम लोगों ने कर लिया है, स्कूली शिक्षा तक। हाँ जी, मैं जानना चाहता, चलो इसमें के जो क्वेश्चन जो मैं बनाए थे, मैं शायद वो मैं दोबारा रिपीट करती। तो हम जैसे भाई साहब ने बताया, इसमें क्या है कि मतलब जो इसमें जो दलाल की बारे में बात की इन्होंने, कि जो 101 जितने बताया उन्होंने कि इतने संसद में बैठे हैं, वहां पर तो लोग हैं बहुजनों के, तो उनके सामने वो चीज मतलब पास की जाती है और वो बोलते नहीं है। तो उन दलालों को, उन जो दलाल भी कह सकते हैं, उनको भड़वे भी कह सकते हैं अगर सीधी लैंग्वेज में बात करें उनसे, तो उनको क्या करना चाहिए? आप भाई वो तो आप लोगों को नुकसान कर रहे हैं, अपने सिर पे रोटी खाने के चक्कर में भविष्य का, अपने पूरे भारत का भविष्य उनके उसको बर्बाद करने के चक्कर में लगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप भाई साहब? जी 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 सर, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर राकेश सर ने आकर्षित किए हैं। तो साथियों, दरअसल क्या है सर कि ये जो आज वर्तमान में दलाल और भड़वे पैदा हुए हैं, ये दलाल और भड़वे ऐसे ही नहीं पैदा हुआ। ये 1932 के बाद, गोलमेज सम्मेलन के बाद जब पूना करार हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर और इरविन और गांधी के बीच में पूना करार हुआ, और पूना करार के बाद, पूना पैक्ट के बाद ही जो परिणाम आ रहे हैं, वो परिणाम हम लोगों के सामने देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर खुद कई इनको टूल स्टूज एजेंट के नाम से घोषित किया था कि पूना से आने वाले समय में, पूना करार से आने वाले समय में दलाल और भड़वे ही पैदा होने वाले हैं, समाज के वास्तविक प्रतिनिधित्व पैदा नहीं होने वाले हैं। तो हम जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लड़ाई के दौरान, अपने आंदोलन के दौरान ही हमें ये सारी चीजें बता दी है कि ये टूल स्टूज ही एजेंट ही पैदा होने वाले हैं, तो हम लोग उतने ज्यादा बुद्धिमान नहीं है कि हम उस पर और खंडन कर सकें कि हाँ वास्तव में ये अच्छे प्रतिनिधित्व पैदा हो सकते हैं। तो ये पूना करार का महत्वपूर्ण परिणाम है, रिजल्ट है। दूसरा सर, लॉकडाउन के दौरान ये एक सबसे बड़ी समस्या जो क्रिएट हुई है, जिस पर हमें समझ में आता है कि इस पर चर्चा हम लोगों को करना चाहिए, उस पॉइंट को हम नोट करना चाहते हैं कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का बेतहाशा बढ़ा है। और बेरोजगारी इस कंडीशन पर बढ़ गए हैं कि लॉकडाउन में अभी अप्रैल के माह में एक रिपोर्ट आई थी CMIE की, सेंटर फॉर मैनेजमेंट इंडियन इकोनॉमी। ये महेश व्यास जी का रिपोर्ट था। महेश व्यास जी ने रिपोर्ट में ये, और अप्रैल मंथ में ही रिपोर्ट आई थी कि 23% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गए हैं, यानी बेरोजगारी का जो प्रतिशत है वो 23% हो गए हैं। और अब जाकर के जो उसका रिजल्ट आ रहा है बेरोजगारी का, उस पर हमारे लोग बड़े पैमाने पर भारत में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और नौजवान लोग अभी कुछ दिन पहले
उन लोगों ने आंदोलन किए। अभी नग्न आंदोलन भी किया गया। भारतीय बेरोजगार मोर्चा जो ऑर्गेनाइज वे में एक संगठन है, उनके माध्यम से भी इस देश में नग्न आंदोलन, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई बेरोजगारों में कि वो नग्न अवस्था में आंदोलन करने के लिए बेबस हो गए हैं। तो ये सबसे भयंकर बेरोजगारी आज पैदा हो गई है। ये ऐसे नहीं हुई है, ये इसको हम लेंगे, ये हमारे लोगों को अंदर ये जा रहा है, मैसेज जा रहा है कि लॉकडाउन की, क्योंकि सरकार इसमें असफल है कोरोना को रोकने में, तो वो लॉकडाउन का एक सहारा ले रही है और ये अपने अपने नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है, शासक जाति के लोग, कि हम लॉकडाउन की वजह से भारत की जीडीपी माइनस हुई है और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। मगर हमारा मानना है कि वास्तव में ये लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। बेरोजगारी जो बढ़ी है इनकी नीतियों के वजह से। नीतियां क्या थी? एक तो इन्होंने दो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नीति लाई थी 1991 में। जो सरकार उस समय की सरकार थी, उसने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी और नई आर्थिक नीति के माध्यम से बड़े पैमाने पर उस आर्थिक नीति में एलपीजी जैसे कानून लाए गए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कानून लाए गए और उस कानून के माध्यम से आज बड़े पैमाने पर रेलवे डिपार्टमेंट के लोग आंदोलन, स्ट्राइक कर रहे हैं और सड़क पर उतर रहे हैं। इन लोगों को संगठन के माध्यम से, वामसेप हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, मात्र ऑर्गेनाइजेशन है, मदर ऑर्गेनाइजेशन, उनके माध्यम से हम लोगों ने 91 में ही ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पर होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो वहां से 91 में ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लाई गई, इसमें एफडीआई बड़े पैमाने पर पॉलिसी को यहाँ पर लागू किया गया। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 27,000 कंपनियां यहाँ पर आने को है। अभी 27,000 कंपनियां आ रही हैं तो कृषि डिपार्टमेंट पर भी हमला इन लोगों ने कर दिया। कृषि डिपार्टमेंट पर हमला इन लोगों ने क्या किया? 3 महत्वपूर्ण अध्यादेश लाए, जो अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों ने भी उस पर आंदोलन शुरू कर दिया। तो ये बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही। आने वाले समय में ये बेरोजगारी की वजह से इस देश में ये सुसाइड का, दुनिया में आप सर अमेरिका में हैं और अमेरिका में आपको हमें जानकारी जहां तक है कि अमेरिका में सुसाइड का रेट कम है, 0% भी है, माइनस में होगा। लेकिन भारत में सुसाइड, हर डे सुसाइड हो रहा है। लोग बेरोजगारी की वजह से, उनके पास जॉब नहीं है, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ हैंग कर जा रहे हैं, पॉइजन खा ले रहे हैं। ये सुसाइड बेरोजगारी की वजह से, और इस पर सरकार एकदम पूरी तरह से नाकाम है और सरकार इस पर कोई भी एक्शन ले, उसके पास पहले से प्लान नहीं है। और इसका मुख्य कारण जो आज वर्तमान में बेरोजगारों की समस्या बनी हुई है और बढ़ती जा रही है, उसका मुख्य कारण है कि ये ईवीएम की नाजायज सरकार चुनी गई है। और ईवीएम की नाजायज सरकार चुनने हुए हम लोगों ने, जो लोगों ने, समाज के लोगों ने ईवीएम की नाजायज सरकार चुना है, उसी का रिजल्ट आज बड़े पैमाने पर आ रही है। तो ये दलाल और भड़वे भी ईवीएम मशीन से आए, क्योंकि दलाल और भड़वे ऐसे सरकार आप लोगों ने चुनी है, ये आप नहीं कह सकते। ईवीएम की जो नाजायज औलाद है उससे बाहर निकले हुए हैं। तो जैसे आप बात कर रहे हैं कि हम, इन्होंने भाई साहब ने बोला, जो अभी क्या इन्होंने बताया था कि जो कानून जो पास किए गए थे, ये कांग्रेस के द्वारा पास कर दिए गए थे, इम्प्लीमेंट काफी किए गए। इसका मतलब दुश्मन ना तो कांग्रेस है ना ही बीजेपी है, यानी कि कोई है जो नागपुर में बैठकर ये नियम बनाते हैं कि कौन से सन में कौन सी चीज को पास करके चलाना है। तो मेरा आर्टिकल लिखा कि जो ब्राह्मण है वो तकरीबन 24 घंटे में 16 घंटे यही सोचता है कि बहुजन हो गए, मैं गुलाम कैसे रखूं बनाकर उसको, मतलब छूट 16 घंटे की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल बहुजन का एक इंसान है, अगर 1 घंटा भी सोच लेना कि इसमें मनुवादी गुलामी से कैसे बच सके, तो मनुवाद का मार दिया जाए ना भारत के अंदर, तो उसको भी गुलाम नहीं बना सकता। अगर 1 घंटा निकाल दे सिर्फ एक बंदा अपने भी हमने आजाद कैसे रहना है, तो इसमें आशीष जी कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी बेरोजगारी बढ़ी है, भाई साहब ने बताया, और भी बढ़ने वाली है। अभी जो ये बैठे जो थे, जो नौकरी बैठे थे बहुत सारे लोग,
इन्होंने तो ऐसा किया, जब तो इनके पास में पैसे आए हैं, सब कुछ किया, इन्होंने तो अपने रिश्तेदारों को भूल गए हैं, और जो गरीब थे अपने रिश्तेदारों को भी नहीं पूछा, और यहाँ तक कि जो उनके पास में कोई गांव पड़ोस के जाते भी थे तो उनको भी लात मार के वहां निकालते थे, गरीब आए हमारे घर में। तो ऐसा अभी इनका लात खुद पे लग रही है, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? इन्होंने तो दूसरों को भी अपना आप तो बेकदर हो रहे हैं फिलहाल ये, लेकिन इन्होंने अपने लोगों से भी गए, और जो इनके आका थे पीछे बैठे उन्होंने लात मार दी इनके। इनके इनका कैसा भविष्य रहेगा, और इसमें क्या कहेंगे आप आशीष कुमार जी? जी सर, जैसा कि आपने बताया कि मतलब ये बेरोजगारी है और गांव में जो इन्होंने इस तरीके का माहौल क्रिएट किया, मतलब महामारी को एक इन्होंने अवसर के तौर पे इस्तेमाल किया, और उस महामारी को सर दुनिया ने एक क्राइसिस के रूप में लिया। लेकिन भारत के जो ब्राह्मण वर्ग है, जो शासक वर्ग है इस समय भारतवर्ष में, उन्होंने इस जो मतलब लॉकडाउन है, इसे मैं एक टर्मिनोलॉजी देना चाहूंगा, अनक्लेम्ड इमरजेंसी। जैसे इंदिरा गांधी जब थी तो आप सभी लोगों को पता है कि उन्होंने घोषित इमरजेंसी भारत में लगाई थी, लेकिन भारत में ये जो लॉकडाउन है ये अघोषित इमरजेंसी है, मतलब घोषित नहीं किया गया है, लेकिन भारत में एक तरीके से इमरजेंसी का दौर चल रहा है। क्योंकि जो ब्राह्मण शासक वर्ग है इस समय शासन में, वो हर तरीके के जो भी असंवैधानिक कार्य हैं, जैसे टेम्पल निर्माण, जैसे आपको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो सेक्युलर एक्टिविटी करने की बजाय वो धार्मिक एक्टिविटी क्रियाकलापों में लिप्त है। वो मंदिरों का उद्घाटन, मंदिरों का निर्माण, धर्म सभाओं में जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेना, तो इस तरीके की जो असंवैधानिक कार्य हैं, जैसे लॉकडाउन में आपको पता है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो मानव में एक चेतना, एक सोचने समझने की, तर्क की क्षमता विकसित करती है, उसे समाज में एक बेहतरीन अवसर देती है, एक अच्छा, जैसे आपका चैनल ही है वॉइस ऑफ मानवता, उसे एक अच्छा मानव बनने का जो है रास्ता प्रशस्त करती है शिक्षा। सोचिए कि इस लॉकडाउन में इन्होंने नई शिक्षा नीति लाके उसे लाया, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इन्होंने मतलब तीव्रता दिखाई है, ये जो तीव्रता है वो कभी नौकरियों में या कभी रिक्रूटमेंट निकालने के संदर्भ में, समाज के जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी देने के संदर्भ में इस तरीके की तीव्रता कभी भी देखने को नहीं मिली है भारतवर्ष में। तो ये जो लॉकडाउन है इसमें जो भी असंवैधानिक कार्य हैं ब्राह्मणी शासक वर्ग के द्वारा, उन सारे असंवैधानिक कार्यों को जल्द से जल्द इस लॉकडाउन की स्थिति में वो अवसर बना के, अवसर का यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए वो लागू कर रहे हैं, जिससे समाज में बेतहाशा, जैसे सिद्धांत मौर्य जी ने बताया कि बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ रही है, और नई शिक्षा नीति आने से लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, और भाषा को टूल बना के लोगों की जो भाषाई क्षमता है उसको ये विनष्ट समाप्त कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो ये लॉकडाउन जो है सर बहुजन मूल निवासियों के लिए एक तरीके से सुसाइड का सिचुएशन और माहौल खड़ा हो गया है। उनके पास जॉब है नहीं, शिक्षा महंगी होती जा रही है, ऑनलाइन, जैसे जो है गायकवाड़ जी ने कहा कि ऑनलाइन बना दिया गया है, और ऑनलाइन में तमाम तरीके के नेट रिचार्ज के लिए आपको पैसा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, बिजली के लिए तमाम चीजें हैं। तो चीजों की जो प्राइस है, जो इस लॉकडाउन में जो चीजों की प्राइस है, जो कीमत है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से शिक्षा भी महंगी हुई है। जो हमारे डेली लाइफ के जो चीजें थी, जो लाइफ ऑफ सर्वाइवल की जो मूलभूत चीजें थी, मतलब जैसे रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, उन सभी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। अब सरकार को यहाँ पे ऐसी योजना लानी चाहिए जिससे सब लोगों की जो ऊपर एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बर्डन आया, जो अतिरिक्त आर्थिक जो भार आ रहा है, किस तरीके से हम जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी पैदा करें, शिक्षा को जो है सस्ता प्रोवाइड करें, और उसकी रिच जो है बहुजन मूल निवासी के हर एक वर्ग, हर एक गरीब, हर एक बच्चे तक जो है शिक्षा फ्री और मुफ्त पहुंच सके, या कम से कम इतनी सस्ती पहुंच सके शिक्षा कि समाज का हर एक वर्ग, हर एक बच्चा, हर एक कम से कम मूल निवासी जो बहुजन समाज है वो इस शिक्षा को ग्रहण कर सके, और उस शिक्षा को लेने के बाद वो जो है बेरोजगार न रह सके, मतलब उसे रोजगार के अवसर मिले, जिससे वो अपनी बेरोजगारी को खत्म कर समाज में एक सम्माननीय जीवन जी सके। लेकिन सर इस लॉकडाउन में, जी सर, बात आपकी सही है, लेकिन जो दूसरों को छीन कर खाना जानते हो वो दूसरों को कहाँ से खिलाएंगे, और जो दूसरों को अनपढ़ बनाना चाहते हो क्यों आपको फ्री शिक्षा देंगे? वो तो आपकी बात से डरते हैं, आपने घर बैठे आपने सांस ही लेना उससे डरते हैं कि जाग रहा है जो मेरे को मारना दे आगे। दरअसल बात कुछ और है, इसको थोड़ा समझे थोड़ा
कि जो इसमें मैं जो मेरा अपना मानना ऐसा है कि भारतीय मूल निवासियों के ये दुश्मन एक नंबर का समझते हैं, बड़ा दुश्मन है, भले ही वो जी सर। एक नंबर का दुश्मन समझते हैं। आप अपने जितने भी इसमें जो जो जन्म कुंडलियां बढ़ाते हैं, वैसे जन्म कुंडली ब्राह्मणों ने अपनी मौत का खुद का फंद बढ़ा रखा है, क्योंकि जितने बहुजन के समाज के जो लोग हैं उनके जन्म कुंडलियों में लिखा है कि गण में लिखा वो राक्षस लिखा, वर्ण में लिखा और गण में लिखा राक्षस। तो राक्षस उनकी लगा देवता, तो देवते और राक्षस कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, और देवता कैसे राक्षस का भला कर सकता है? तो वो कहीं राक्षस नहीं है, वो जो सिर पर लगा के घूमते हैं जो फिल्म, वो नहीं है असली राक्षस। आप लोगों को समझते हैं वो, और अपना वो देवता समझते हैं। जी सर, जी सर। देवता भिखारी बनने के लिए भी वो मतलब भिखारी भी उनको समझा जा सकता। जी क्या राकेश जी, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जो मूल समस्या जो है विद्यार्थियों की क्या है, उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? जी आज के समय में जो निजीकरण बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि सिद्धांत जी ने कहा कि 91 में जो आर्थिक नीति लाई गई थी, तो वहां तब से एलपीजी भी लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और एलपीजी के तहत उन्होंने शिक्षा को प्राइवेटाइज कर दिया, और इतने तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया कि आज शिक्षा का बाजार बन चुका है। और शिक्षा का जो एक उन्होंने अलग अलग स्तर बना के रखा है कि जो जिनके पास पैसा ही नहीं है वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करें, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करें, और जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो सीबीएसई या इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ाई करें। तो इस तरीके से उन्होंने शिक्षा का बाजार बनाकर रखा हुआ है, और जिसके चलते हमारे जो विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी जो बहुजन समाज के विद्यार्थी हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, जो सामान्य तबके से आते हैं, जो किसानों के हैं या मजदूरों के बच्चे हैं, वो एक दर्जा का जो शिक्षा उनको मिलना चाहिए था, एक जो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलना चाहिए था, वो क्वालिटी एजुकेशन तब से बंद हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि 1950 के बाद में 1970 में या 70 के दशक में संविधान का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, और तब जाके हमारी पहली पीढ़ी शिक्षा लेने के लिए आगे आई, और तब से लेके अब तक केवल दूसरी ही पीढ़ी पढ़ाई कर रही है, और दूसरी ही पीढ़ी में उन्होंने शिक्षा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। और शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से जो हमारे जो सामान्य जो बहुजन वर्ग है, वो विद्यार्थी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। इसके वजह से निजीकरण को समाप्त करना बहुत जरूरी है, और निजीकरण को समाप्त करके जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों को बढ़ाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज को बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो करने के बजाय ये लोग क्या कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। यूनिवर्सिटी को बढ़ाने की बजाय 100 बाहर की जो विदेशी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, उनको इंडिया के अंदर कैंपस सेटअप के लिए परमिशन दे दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो इस तरीके से वो लोग प्राइवेटाइजेशन और जो एफडीआई है, एफडीआई को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके चलते हमारे जो बहुजन छात्र हैं वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, वो प्राइमरी एजुकेशन से भी वंचित हो जाएंगे और हायर एजुकेशन से भी वंचित हो जाएंगे। और आगे चल के जब वो शिक्षा से ही वंचित हो जाएंगे तो अधिकारी नहीं बन पाएंगे, अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ पाएंगे, बेरोजगार बन जाएंगे, और बेरोजगार बन जाएंगे तो लाचार बन जाएंगे, और लाचार बनेंगे तो लाचारों को गुलाम बनाना बहुत ही आसान होता है। तो ये गुलाम बनाने का प्रोसेस है, ये ब्राह्मणों द्वारा बहुजनों को गुलाम बनाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र का ये एक टप्पा है, ये एक पायदान है। उसको अभी उन्होंने कंप्लीट करने के लिए 2025 का उन्होंने टारगेट रखा है। 2025 में पूरी तरह वो संविधान को खत्म कर देंगे। अभी तो जीडीपी केवल 24% से गिरा है ना, आने वाले समय में और ज्यादा गिर सकता है, जिसके चलते हमारे देश में 14 करोड़ जो बेरोजगार बने हैं, उससे कई ज्यादा और करोड़ बेरोजगार बन सकते हैं देश में। और इसके चलते देश में बहुत सारे लोग लाचार बनेंगे। ये बहुत ही घातक हो सकता है हमारे बहुजन समाज के लिए। नहीं, वैसे घातक तो हो सकता है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मंदिरों में बहुत सारा धन पड़ा है, उसमें जो अपना जो दिया आप लोगों ने, आप लोगों से लेकर बैठे हैं, तो उनको निकाल के अपने ले सकते हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात। आगे जो सिद्धांत जी, आप क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? कुछ इसमें हम कुछ ना पूछने अगर बोल गए कुछ, तो इसमें लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं, बोल सकते हैं जी। जी हम इस टीवी के चैनल के माध्यम से, वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से, हम अपने SC ST OBC माइनॉरिटी और जो आपके व्यूवर्स हैं, उन सभी साथियों से यही कहना चाहेंगे कि आज भारत की, इंडिया की कंडीशन ही बहुत ही भयावह हो चुकी है।
आने वाले समय में अगर हम लोग नौजवान जो साथी हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के साथी हैं, अगर वो नौजवान लोग इस भयावह स्थिति में, इस भारत के जो कंडीशन जो खराब हो रहे हैं उस स्थिति को नहीं समझ पाएंगे, तो वो परिस्थिति हमारे घर भी आ सकती है। और अभी हम पास पड़ोस में इस बात को देख रहे हैं कि सुसाइड के रेट और बेरोजगारी बढ़ रही है। कल को हमारे ऊपर भी, हमारे घर में भी वो आ सकती है। तो इसलिए हमें अब यूनाइट होने की जरूरत है और यूनाइट होकर के जत्थेबंद होने की जरूरत है। और जत्थेबंद केवल SC के नाम से नहीं होने की जरूरत है, बल्कि SC और ST और OBC और माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी इस देश में माइनॉरिटी में कई सारे धर्म मानने वाले लोग हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, जो समानता को मानते हैं। वो लोगों को एक साथ एक प्लेटफार्म की आने की जरूरत है और सभी स्टूडेंटों को एक प्लेटफार्म में, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं, एक तो स्टूडेंट्स को एक साथ आने की जरूरत है, अपने प्रॉब्लम को, जो समस्याएं क्रिएट की जा रही हैं, क्योंकि शासक जाति का काम है प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना काम नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना उसका काम होता तो हमें आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं किया जाता। तो हमें अगर प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है तो हमें अपने लोगों को एक साथ आने की जरूरत है और एक लीडरशिप निकालने की जरूरत है। बगैर भारत में SC ST OBC माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स में बगैर लीडरशिप आए, हम इस जो आज समस्याएं क्रिएट हुई हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स और बेरोजगार जितने भी साथी युवा भी हैं, उन लोगों से इसी अपील करेंगे कि हम लोगों को इस पर गंभीरता से विचार और करना चाहिए और अपना पूरा समय, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, लड़ाई लड़ने के अलावा कुछ बचे नहीं रास्ते हैं, अब लड़ाई लड़ना ही एक विकल्प है। इसलिए और लड़ाई ऐसी लड़ी जानी चाहिए कि सबको समानता का अधिकार मिले। ऐसा नहीं कि लड़ाई केवल एक पक्षी होना चाहिए और उसका परिणाम एक लोगों को मिले, बल्कि समानता का अधिकार मिले, सबको इक्वल बिफोर लॉ हो। तो इतने ही हम इसके संदर्भ में बात करना चाहेंगे। जी, मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी को, तो भारत के जो नौजवान साथी हैं या बहुजन है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। सिखों के पास में बहुत ताकत है, विचार की ताकत है, हथियार की ताकत है, दोनों ताकत उनके पास में है। लेकिन उसके बाद भी हम एक, जो संत रविदास जी ने एक सपना सजाया था, उसको हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे, जिसको कहते हैं बेगमपुरा राज। हिंदू राष्ट्र को गिराने के लिए हम बेगमपुरा राष्ट्र के सामने खड़ा करेंगे और 2024 तक, 2024 में पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी हैं सबका सब राज्य पर हमारा कब्जा होगा। ये हम 2024 से पहले, अगर ये 25 का सपना देख रहा है ना, ये मतलब इसको, ये तो 25 में खुद समाप्त हो जाएगा। RSS जो घूम रहा है, ये दानव जो कर रहा है RSS में, खुद समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जितनी नफरत उन्होंने फैला दी है, ये नफरत की आग में खुद जलकर हो जाएंगे। लेकिन बेगमपुरा राष्ट्र में 2-4 चीजें बता देता हूँ क्या क्या होगा। अगर ब्राह्मण पढ़ाई को खत्म करेगा सभी के, तो बेगमपुरा राष्ट्र में सभी के लिए पढ़ाई फ्री होगी, जन्म से जितनी भी पढ़ाई होती है, हेल्थ भी फ्री होगी। तो जितने भी ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र में करेगा उसका उल्टा हम करेंगे उसमें। तो ये सबका सब इसके राष्ट्र को सामने, बेगमपुरा राष्ट्र के सामने खड़ा करेंगे। भोजन दिया अगर आने भोजन दिया आपके सामने दिखाएंगे उसको क्या करना चाहते हैं। तो बेगमपुरा राष्ट्र में किसी को भी जात पात कर रहे, जात पात को, जात पात नहीं रहेगी, धर्म तो रहेंगे वहां पर, इन जात पात का नामो निशान बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से भारत के अंदर क्या इंसानों के अंदर नफरत फैली हुई है। जात पात एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। ये जात पात में लिखा था कि एटम बम से खतरनाक क्यों है, क्योंकि जो इंसान को, एक एटम बम तो एक बार मारता है इंसान को, लेकिन जात पात बार बार मारती है इंसान को, हर बार मारती है, क्योंकि जिनको नीच जात का बना हरामखोरों ने, उनको हीन भावना मार लेती है, और जिनको उच्च जात का बना रखा है उनको घमंड मार लेता है। तो दोनों के लिए खतरनाक चीज है। तो इसमें लास्ट में आशीष जी कुछ वॉइस ऑफ मानवता चैनल के लिए कहना चाहते हैं, कुछ कह सकते हैं? और ये बस आप मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, उठो जागो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है। उठो जागो मूल निवासियों, सोने का वक्त नहीं है। टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियां,
इससे ज्यादा हमारे पास होने को कुछ नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखें कि हमारे पास गुलामी की बेड़ियां हैं खोने के लिए, नहीं तो घर को जो हमारे पास में प्रॉपर्टियां हैं, घर हैं, वो तो मिंट मांग कर लगा के फूक देते हैं। वो आपको पता है, दिल्ली में सिखों जलाया उन्होंने, गुजरात मुसलमानों को जलाया, और यहाँ पर है जो इसमें क्रिश्चियनों को जला दिया। उनको पता है कि प्रॉपर्टी मिनट सेकंड में कर देते हैं। सिर्फ इतना कि वो हमारे जागने की देर है, गुलामी की बेड़े टूट जाएंगे, इतना ही है, नुकसान इतना हुआ। क्या करने जाते हैं? जी सर, मैं वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से जो है आपके सभी व्यूवर्स को और बहुजन मूल निवासी साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज सभी साथियों को यही कहना चाहूंगा कि हमें जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं इस भारतवर्ष में, ये संवैधानिक अधिकार हमें बहुत सारी कुर्बानियों के माध्यम से मिले हैं, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन तक और अपने बच्चों तक की भी बलि चढ़ा दी। ये कहते हुए सर मन जो है खेद से बिल्कुल जो है दुख से भर उठता है कि हमारे महापुरुषों ने जो तमाम संघर्षों के परिणाम, तमाम कुर्बानियों के स्वरूप जो है हमें जो संवैधानिक अधिकार दिया है, उस संवैधानिक अधिकार से हमारे महापुरुषों ने हमारी गुलामी को खत्म किया है। तो हम दोबारा गुलाम और दास ना हो, हमें अपनी जितनी भी सामर्थ्य है, वो चाहे धन, बल और जितनी भी सामर्थ्य है, बाहुबल, उसका प्रयोग करते हुए संवैधानिक अधिकारों को कभी भी खत्म नहीं होने देना है। और हमारे संवैधानिक अधिकार जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक खत्म नहीं होने देंगे, और तब तक हम गुलाम नहीं बन सकते हैं। जिस दिन संविधान अगर सर खत्म हुआ तो समझ लीजिए कि जो आज बैठे हुए हमें सुन रहे हैं, उनके घर में भी जो बच्चे होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, वो सब इस गुलामी की चपेट में आ जाएंगे। भारत में जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, उन्होंने पता कि भारत में दोहरी गुलामी, बहुजन मूल निवासी हमेशा दोहरी गुलामी को झेलता आया है। हम दोबारा गुलाम न हो, इसलिए हमें एकजुट होके जो है लड़ने की और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है। हम सब एक हैं, यूनाइट होके लड़ेंगे। जय मूल निवासी, जय भीम साथियों। आगे जी कुछ कहना चाहते लास्ट में आप? जी, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ मानवता, ये जो आपका यूट्यूब चैनल है, इसको मैं सबसे पहले धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि भारत के मूल निवासी बहुजन समाज की जो आवाज है वो आप अमेरिका तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि हम जब मीडिया का स्वरूप देखते हैं भारत में, तो किस तरीके की पत्रकारिता चलती है, ये पत्रकारिता नहीं है, चाटुकारिता है। जो बीजेपी और आरएसएस के लोगों की चाटुकारिता करने वाले ये लोग हैं। तो इस तरीके की पत्रकारिता हम देश में देखते हैं कि वहां पे बहुजनों की आवाज उठाने के लिए कोई न्यूज चैनल नहीं है, या कोई माध्यम नहीं है, या कोई न्यूज़पेपर नहीं है जो हमारी बात रखे। और आप अमेरिका में होकर भी आप भारत के मूल निवासी बहुजन समाज की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा और आपके व्यूअर्स का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। और आपने आज हमें यहाँ आपके चैनल पर बुलाया और हमें बोलने का मौका दिया। जो भारत का जो भारत की जो नई शिक्षा नीति है, जी जी हमारा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ इसमें अपना फर्ज निभा रहे हैं। बस इतना है कि आप भी अपना फर्ज निभाएं, और इसमें जो अपना फर्ज बनता है, हम जो किसी के ऊपर एहसान नहीं करते हैं। सिर्फ गुरुओं की बात है, वो कहते हैं कि एक पिता एक के अंबारिक तू मेरा गुरु हाई, कि जब हम सभी एक के बच्चे हैं तो हम फिर एहसान कैसा हो सकता है। तो हम उसको वाहिगुरु के, अल्लाह के, गॉड का, जो भगवान सब एक है, उसके हम बच्चे हैं, बहुत सारे नहीं मानते, उसको अलग बात है, लेकिन है कहीं ना कहीं से तो आए हैं ना सभी के सभी। तो एक ही वही 5 जो सिद्धांत जी, जिस लड़की ने हमें आपको जोड़ा हमारे साथ में, उसका भी स्पेशल धन्यवाद कर सकते हैं आप नाम लेकर। और 1 मिनट में कुछ कहना चाहते कह सकते हैं सिद्धांत जी। जी जी सर, सभी साथियों को पहले तो आज सभी साथी ने हम लोगों को, जो राकेश सर हैं और आशीष सोनकर सर हैं, आप सभी लोगों ने भी अपना कीमती समय दिया। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, इस काम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को। तो अब हम लोगों को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हम लोग आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करने की गति पर तैयारी कर रहे हैं, और अपने साथियों को ये सूचना के तौर पर हम लोग देना चाहते हैं कि इस देश में युवाओं और बेरोजगारों का आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। इस आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं,
आप सभी लोगों को, व्यूअर्स और जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो इस आंदोलन में शिरकत करेंगे, ऐसा आशा और विश्वास भी करते हैं। जी धन्यवाद। जय मल्लासी। जी भाई साहब, सिद्धांत मौर्य जी आपका भी धन्यवाद, और आशीष जी, आशीष कुमार जी आपको भी धन्यवाद, और राकेश गायकवाड़ जी आपको भी धन्यवाद। तो साथियों जो है, धन्यवाद सर। आप भी मानव वॉइस ऑफ मानव के साथ में, ये आपका अपना टीवी है, इसको हमारा मत समझना, इसको अपना समझ के लाइक करें, और इसमें आप जब भी आकर आपके मन की बात रख सकते हैं। मन वो मन नहीं रखना जो प्रधानमंत्री का मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम करते हैं। मन की बात रखना जो सच्ची है, ईमानदारी बात रखना, तब हम आपको स्वीकार करेंगे। नहीं तो वॉइस ऑफ मानव झूठे लोगों को स्वीकार नहीं करता है, तो जिंदे लोगों को स्वीकार करता है जो सच बोलना जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सब सच बोलेंगे। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का धन्यवाद। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।